जनरल स्टडीज को पढ़ना और याद रखना काफी डिफिकल्ट होता है। इतनी सारी फैक्ट्स, डेट्स और कॉन्सेप्ट्स सब कुछ एक साथ रिवाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन क्या हो अगर आपको जीएस बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े और बस सुनते सुनते ही आपका पूरा रिवीजन हो जाए? तो उठाइए अपने ईयरफोन्स, लगाइए कान में और स्टार्ट कीजिए इस रिवीजन को। इस रिवीजन को आप कहाँ भी सुन सकते हैं, पढ़ाई के बीच, रेस्ट के टाइम या ट्रैवल करते वक्त। बस मल्टीपल बार सुनिए और धीरे धीरे पूरा जीएस आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। पेज 2 पर आते हैं, जहां बेस एसआई यूनिट्स दिए गए हैं। ये बिल्कुल फाउंडेशन है ना, लेंथ के लिए हमारे पास मीटर है और मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। राइट, ये तीन तो हम रोज ही यूज करते हैं। हाँ, पर फिजिक्स की इस बेसिक टूल किट में 4 और इंडिपेंडेंट पिलर्स हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है और टेम्परेचर के लिए केल्विन। लिमिनस इंटेंसिटी यानी रोशनी की चमक नापने के लिए कैंडल आया है, और केमिस्ट्री को फिजिक्स से जोड़ने वाला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे मोल में नापा जाता है। यहाँ व्हाट्स फैसिनेटिंग इज कि ये सातों यूनिट्स यूनिवर्स के एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट पिलर्स हैं। इन्हें किसी और चीज से बनाया या मिक्स करके नहीं लाया जा सकता। ओह अच्छा, मतलब ये सबसे रॉ फॉर्म है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर मोल को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दुनिया के बीच का एक ब्रिज है। एक मोल का बेसिक मतलब है कि आपके पास लगभग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। वेट इतना बड़ा नंबर। अब अगर ये सातों बेस यूनिट्स हमारे अल्फाबेट्स हैं, तो डिराइव्ड यूनिट्स उनसे बनने वाले वर्ड्स हैं। राइट, सही पकड़ा आपने। जब हम इन अल्फाबेट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारी पूरी मैकेनिकल टूल किट तैयार हो जाती है। जैसे पेज 3 पर दिया है कि लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो एरिया बन गया स्क्वायर मीटर में, 3 बार किया तो वॉल्यूम बन गया क्यूबिक मीटर में। और फिर आता है मूवमेंट वाला पार्ट। हाँ, जैसे वेलोसिटी जिसे हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, और एक्सेलरेशन जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में होता है। उसके बाद हेवी हिटर्स आते हैं। फोर्स के लिए न्यूटन यूज होता है और प्रेशर के लिए पास्कल, वर्क और एनर्जी के लिए जूल और पावर के लिए वॉट। एग्जैक्टली। मैकेनिकल चीजें तो चलो समझ आती हैं क्योंकि हम उन्हें एक्चुअली देख सकते हैं, पर पेज 4 पर हम एक इनविजिबल डायमेंशन में एंटर करते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टूल किट। हाँ, यहाँ चीजें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं। राइट, ये अनफोर्सेस के लिए है जो हमें दिखती नहीं है। यहाँ नए वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे चार्ज को कूलम में नापते हैं और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, करंट को रोकने वाले रेजिस्टेंस को ओहम में नापा जाता है। और इसके आगे भी काफी कॉम्प्लेक्स यूनिट्स हैं। हाँ, जैसे कैपेसिटेंस के लिए फैरेड और इंडक्टेंस के लिए हेनरी, कंडक्टेंस के लिए सीमेंस है, और मैग्नेटिक्स के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में और फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला में नापते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए गाउस भी यूज होता है। सही बात है। और पेज 5 पर वेव्स और स्पेसिफिक फील्ड्स का जिक्र है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में नापते हैं, पावर ऑफ लेंस को डायोप्टा में और साउंड की इंटेंसिटी को डेसिबल में। और रेडियो एक्टिविटी के लिए बेकरेल होता है। हाँ, और समुद्र की डेप्थ नापने के लिए फैदम का यूज करते हैं। एंगल नापने के लिए रेडियन है और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। लेकिन यहाँ मेरा एक पुशबैक है। कैसा पुशबैक? मतलब इतने सारे अलग अलग स्केल्स और टूल किट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या हम एक ही यूनिवर्सल स्केल से सब कुछ नहीं नाप सकते थे? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इसका जवाब एक्चुअली यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी में छुपा है। आप खुद सोचिए, आप एक थर्मामीटर से गाड़ी की स्पीड तो नहीं नाप सकते ना। हाँ, वो तो है, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एग्जैक्टली। और स्केल की बात करें तो हमेशा एसआई यूनिट्स ही काफी नहीं होते हैं ना। पेज 6 पर दिखाया है कि कभी-कभी हमें डाउनसाइज करना पड़ता है, जैसे सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। हाँ, जहाँ लेंथ सेंटीमीटर में और मास ग्राम में आ जाता है। राइट, और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाती है, एक्सेलरेशन गार्सियल में, और फोर्स डाइन में नापा जाता है। एनर्जी और वर्क यहाँ अर्ग बन जाते, और पावर अर्ग पर सेकंड। प्रेशर के लिए बैरी यूज होता है। लेकिन स्केल की असली कहानी तब शुरू होती है जब हम एक्सट्रीम्स पर जाते हैं, पेज 7 और 8 पर। वहां पर चीजें सच में काफी माइंड बेंडिंग हो जाती हैं। ओ एब्सोल्युटली। माइक्रो लेवल पर हमारे पास एंगस्ट्रॉम है, जो मीटर का 10 टू द पावर -10 हिस्सा है,
और एक माइक्रोन भी है जो 10⁻⁻⁻6 मीटर है। और स्पेस के मैक्रो स्केल पर देखें तो नॉटिकल माइल है जो 1.852 किलोमीटर होता है। फिर आता है लाइट ईयर। लोगों को अक्सर लगता है कि लाइट ईयर टाइम का मेजर है, पर एक्चुअली ये एक डिस्टेंस है। एक साल में लाइट वैक्यूम में जितना सफर तय करती है, यानी लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। बाप रे। और उसको भी टॉप करने के लिए पार्सेक है जो 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। ये एक्सट्रीम्स बेसिकली इंसानी दिमाग की क्षमता का प्रतीक हैं। एक तरफ हम एक्सट्रीम मैक्रो स्किल्स नाप रहे हैं और दूसरी तरफ मास और टाइम के एक्सट्रीम्स भी हैं। हाँ, पेज 8 पर मास के एक्सटेंशंस हैं, जैसे क्विंटल जो 100 केजीज है, मेट्रिक टन जो 1000 केजीज और पाउंड जो लगभग 0.45 केजीज हैं। और माइक्रो लेवल पर अम्यू है, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि पॉइंट लगाने के बाद 27 जीरोज के करीब चला जाता है, यानी 1.66 × 10⁻⁻27 केजी। बिल्कुल। और टाइम के लिए हम स्पेस मैकेनिक्स में सोलर डे का यूज करते हैं, जिसमें 86,400 सेकेंड्स होते हैं, और लूनर मंथ जो कि 27.3 सोलर डेज होता है। ये सब प्रैक्टिकली हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के स्केल्स हैं। लेकिन स्केल कोई भी हो, पेज 9 पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम द डीएनए ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं, यानी डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ये सच में एक आहा मोमेंट वाला टॉपिक है ना? चाहे आप वॉल्यूम ले लें या डेंसिटी या फोर्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मास यानी m, लेंथ यानी l और टाइम यानी t के पैरामीटर्स में लिखा जा सकता है। जैसे वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l3 t0, डेंसिटी है m1 l-3 t0। इसे एक यूनिवर्सल बारकोड या रेसिपी कार्ड की तरह समझिए। अगर आप वेलोसिटी का बारकोड देखेंगे तो वो m0 l1 t-1 है, मतलब इसमें एक पार्ट लेंथ है और -1 पार्ट टाइम है। और एक्सेलरेशन उससे एक स्टेप आगे है, m0 l1 t-2। फोर्स का फॉर्मूला m1 l1 t-2 है। राइट। ये सिर्फ एक मैथ नोटेशन नहीं है, ये एक चीट कोड है फिजिक्स का। अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन डिराइव की है तो बस दोनों तरफ का MLT बारकोड मैच कर लीजिए। अगर मैच नहीं हुआ तो आपकी इक्वेशन डेफिनेटली गलत है। ओह वाओ। सो वर्क, एनर्जी, पावर और मोमेंटम सबको इन 3 डायमेंशंस में तोड़ा जा सकता है। ये फिजिक्स को एक बहुत ही कनेक्टेड स्ट्रक्चर देता है। अब नापने का तरीका और उसका डीएनए तो समझ आ गया। पेज 10 पर इन क्वांटिटीज को रियल वर्ल्ड में बिहेव करते हुए देखना होगा। हाँ, अब मूवमेंट का व्याकरण शुरू होता है। एग्जैक्टली। यहाँ मूवमेंट की ग्रामर में 2 कैटेगरीज है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर और एनर्जी। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉर्थ जा रहे हैं या साउथ, इनकी बस एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बहुत ही जरूरी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और टॉर्क। यहां मैं एक चीज ऐड करूंगा कि जो फर्क है वो स्पेशियल अवेयरनेस का है। मतलब एक पत्थर का मास यूनिवर्स में कहीं भी हो, वो स्केलर है, वो बदलेगा नहीं। पर आप उस पत्थर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो तय करेगा कि पत्थर कहाँ गिरेगा। इसलिए फोर्स एक वेक्टर है। लेकिन वेट, पेज 10 पर ही एक नोट है जहां एक बड़ा एक्सेप्शन दिख रहा है। इलेक्ट्रिक करंट वायर्स के थ्रू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर भी फिजिक्स इसको स्केलर क्वांटिटी मानती है। ये तो स्ट्रेट अप रूल तोड़ रहा है ना। अगर करंट के पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्यों नहीं है? इसकी वजह से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि आखिर वेक्टर होने की एग्जैक्ट शर्त क्या है। सिर्फ डायरेक्शन होना काफी नहीं है। एक वेक्टर क्वांटिटी को एसेंशियली वेक्टर एडिशन के स्ट्रिक्ट ज्योमेट्रिकल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वेक्टर एडिशन वो कैसे काम करता है करंट के कॉन्टेक्स्ट में? सोचिए, 2 वायर्स हैं जिसमें करंट आ रहा है और वो एक कॉमन जंक्शन पर मिल रहे हैं। एक वायर से 2 एम्पेयर आ रहा है, दूसरे से 3 एम्पेयर। जंक्शन के बाद वो टोटल 5 एम्पेयर ही बनेगा, चाहे दोनों वायर्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हों या 45 डिग्री पर। अच्छा, तो एंगल से करंट को फर्क नहीं पड़ता? एग्जैक्टली। लेकिन वेक्टर्स हमेशा एंगल पर डिपेंड करते हैं। अगर आप 2 फोर्स वेक्टर्स को अलग अलग एंगल से अप्लाई करते हैं तो उनका टोटल रिजल्ट उस एंगल के हिसाब से चेंज हो जाएगा।
क्योंकि करंट इन एंगल्स और ज्योमेट्री को इग्नोर करके सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड होता है, उसको हम स्ट्रिक्ट सेंस में स्केलर मानते हैं। ओके, अब पेज 11 पर आते हैं, किनेमैटिक्स यानी बेसिक्स ऑफ मूवमेंट पर। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बहुत काउंटर इंट्यूटिव होता है। डिस्टेंस है एक्चुअल फिजिकल रास्ता जो आपने टोटल कवर किया, जबकि डिस्प्लेसमेंट है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का एब्सोल्युटली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसको हम डेली लाइफ एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे अगर आप एक 400 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर पूरा एक चक्कर लगाकर वापस वहीं स्टार्टिंग लाइन पर आ जाते हैं, तो आपका डिस्टेंस 400 मीटर है, पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। बिल्कुल, और इसी डिफरेंस की वजह से स्पीड और वेलोसिटी में फर्क आता है। स्पीड है आपने कितना डिस्टेंस कवर किया टाइम में, पर वेलोसिटी है आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इस सर्कुलर ट्रैक के चक्कर में जब आप वापस वहीं पहुंचे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली 0 हो चुकी है, हालांकि आप बहुत स्पीड से दौड़े होंगे। दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, पर मीनिंग कितना अलग है। सही कहा। और जब वेलोसिटी बदलती है तो वहां आती है एक्सेलरेशन पेज 12 पर। फॉर्मूला सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होती है। और अगर वेलोसिटी कम हो रही हो, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाना, तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। राइट। और इस मूवमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लॉक करने के लिए पेज 13 पर इक्वेशंस ऑफ मोशन है। 3 इक्वेशंस है। पहली v इक्वल्स u प्लस at, दूसरी s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड, और तीसरी v स्क्वायर्ड इक्वल्स u स्क्वायर्ड प्लस 2as, जहां u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट है। ये 3 इक्वेशंस बेसिकली वक्त को प्रिडिक्ट करने की मशीन है। अगर एक ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इन इक्वेशन से हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट 10 सेकंड बाद एग्जैक्ट कहां होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स इन्हीं इक्वेशंस पर बेस्ड है। पर ये मैकेनिक्स तब सच में दिमाग घुमाती है जब हम पेज 14 पर आते हैं, मूवमेंट इन सर्कल्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तो वहां एक वेलोसिटी पैराडॉक्स बन जाता है। हाँ, ये पैराडॉक्स लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज करता है। क्योंकि स्पीड भले ही कांस्टेंट रहे, पर क्योंकि ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, उसकी डायरेक्शन लगातार हर मिलीसेकंड चेंज हो रही है। और क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और जहां वेलोसिटी चेंज हो वहां एक्सेलरेशन होना जरूरी है। और ऐसे एंगुलर मूवमेंट के लिए पेज 14 पर एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, जो एंगल टाइम के रिस्पेक्ट में कवर होता है। फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। तो किनेमैटिक्स तो समझ आ गया, पर मूवमेंट शुरू या खत्म क्यों होता है? और उसके लिए हमें सर आइजैक न्यूटन को बुलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पेज 15 पर हमारा इंट्रो होता है न्यूटन के कानूनों से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यानी इनर्शिया। 1687 की किताब प्रिंसिपिया से निकला ये कानून। कोई भी बॉडी अपने रेस्ट या मोशन के स्टेट को तब तक मेंटेन करती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इनर्शिया बेसिकली वो आलस है जो स्टेट चेंज को अपोज करता है। आसान शब्दों में यूनिवर्स इनहेरेंटली आलसी है। एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। जब आप बस में खड़े होते हैं और ड्राइवर अचानक बस आगे बढ़ाता है, तो आपको पीछे झटका लगता है। वहां कोई फोर्स आपको पीछे नहीं खींच रहा। राइट। आपका मास यानी आपका इनर्शिया वही रेस्ट पर रुकना चाहता था और बस आगे निकल गई। और रुकने पर आपका इनर्शिया आगे जाना चाहता है, तो आप आगे की तरफ गिरते हैं। ये डेली लाइफ का इतना कॉमन एग्जाम्पल है। और फिर पेज 16 पर आता है न्यूटन सेकंड लॉ, जो बताता है कि कितना फोर्स चाहिए उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए। कानून कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। यहां में मिलता है फेमस फॉर्मूला F इक्वल्स ma। फोर्स को न्यूटन्स में नापा जाता है। और यहाँ एक नई चीज है मोमेंटम, यानी अमाउंट ऑफ मोशन, जिसका फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और इसकी यूनिट है kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम को विजुअलाइज करना काफी आसान है। एक 50 ग्राम की बुलेट को सोचिए जो बहुत एक्सट्रीम वेलोसिटी पर फायर की गई है, और दूसरी तरफ एक 5000 किलो का ट्रक जो काफी स्लो चल रहा है। दोनों का मोमेंटम इतना ज्यादा है कि उन्हें रोकने के लिए एक मैसिव एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा लॉ यही कैलकुलेट करता है। और पेज 17 पर न्यूटन्स थर्ड लॉ है
हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि कोलिजन से पहले और बाद में टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जैसे रॉकेट लॉन्च में गैसेस नीचे जाती हैं तो रॉकेट ऊपर जाता है। और आखिर में वहाँ इम्पल्सिव फोर्स है, जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगे। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसकी SI यूनिट है न्यूटन सेकंड और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने सोचा हो कि गाड़ियों में एयरबैग्स क्यों लगाते हैं, तो वो डायरेक्ट इम्पल्स की फिजिक्स है। क्रैश के वक्त मोमेंटम अचानक जीरो होता है। एयरबैग सिर्फ उस कोलिजन के टाइम फैक्टर को कुछ मिलीसेकंड्स तक बढ़ा देता है, जिससे बॉडी पर लगने वाला एक्चुअल फोर्स ड्रास्टिकली कम हो जाता है। अब सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अगर मोशन है तो उसे रोकने वाली फोर्सेस होंगी और बैलेंस भी होगा। पेज 18 पर हम देखते हैं फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सबसे मेन है फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। राइट, और रफ सरफेसेस पर यह ज्यादा होती है। 3 टाइप्स दिए हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब दो चीजें हिलती नहीं है, ये सबसे ज्यादा फोर्स वाली होती है। इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। फिर है काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन, जब स्लाइड होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन, जो सबसे कम होती है जब एक बॉडी दूसरी पर रोल करती है। इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई भी फ्लैट दिखने वाला फर्श एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत अनइवन होता है। वहाँ जैगेड एजेस होती हैं। जब आप एक भारी संदूक को पुश करते हैं तो वो एजेस लॉक हो जाते हैं। अच्छा, और उस लॉक को तोड़ना ही स्टैटिक फ्रिक्शन है ना? बिल्कुल। और एक बार चलने लगा तो उन एजेस को आपस में लॉक होने का टाइम नहीं मिलता, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम महसूस होती है। पहिए यानी व्हील का आविष्कार इसलिए रेवोल्यूशनरी था क्योंकि वो इन एजेस पर लॉक होने की बजाय स्मूथली उनके ऊपर से रोल कर जाता है। व्हील इज बेसिकली अ माइक्रोस्कोपिक चीट कोड। अब पेज 19 पर बैलेंस और इक्विलिब्रियम की बात होती है। हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां उसका पूरा वेट एक्ट करता है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट स्ट्रिक्टली 0 हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। मतलब या तो वो रेस्ट पर होगी या एक यूनिफॉर्म मोशन में घूमती रहेगी बिना किसी एक्सेलरेशन के। और ये आर्किटेक्चर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। किसी भी बिल्डिंग या ब्रिज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस से बाहर जाएगा तो वो गिर जाएगा। इक्विलिब्रियम एक्चुअली एक बहुत एक्टिव स्टेट है जहां फोर्सेस आपस में एक परफेक्टली बैलेंस्ड रस्साकशी कर रही हैं। यही रस्साकशी हमें सर्कुलर डायनामिक्स पर आकर पेज 20 तक ले आती है। यहाँ 2 फोर्सेस हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सर्कुलर पाथ में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो सेंटर की तरफ एक्ट करती है। F = mv²/r, जैसे प्लैनेट्स का मोशन या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। और इसका ठीक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, जो बाहर की तरफ एक्ट करती है और सेंट्रीपिटल के ठीक बराबर होती है। पर पेज 20 कहता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो या इनर्शियल फोर्स है, मतलब ये असली रिएक्शन नहीं है। और यहाँ मेरा पुशबैक आता है। अगर ये सूडो फोर्स है यानी नकली फोर्स है, तो वो दूध से क्रीम निकालने वाला क्रीम सेपरेटर असल में काम कैसे कर रहा है? नकली चीज असली दूध से क्रीम कैसे निकाल रही है? सोचें कि कोई इंसान पूरा दिन एक बहुत ही मैसिव दीवार को धक्का दे रहा है, पसीने से तरबतर हो गया है, मसल्स पूरी थक चुकी हैं, और एंड में वो दीवार अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलती। हाँ, मतलब एनर्जी तो बहुत लगाई उसने। एग्जैक्टली। अगर बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो उसने डेफिनेटली बहुत सारी कैलोरीज बर्न की हैं। पर यहाँ एक बहुत ही माइंड बेंडिंग रियलिटी आती है। फिजिक्स कहती है कि उस इंसान ने एब्सोल्युटली 0 काम किया है, 0। बिल्कुल, और यही फिजिक्स की खासियत है। राइट। आज का हमारा ये डीप डाइव एनालिसिस नेचर के उन्हीं रूथलेस, लॉजिकल और कभी-कभी थोड़े काउंटर इंट्यूटिव रूल्स को डिकोड करने के बारे में है। हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स पर एक बहुत ही इन डेप्थ सोर्स डॉक्यूमेंट है। दीवार वाले केस में फिजिक्स में वर्क को बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूला से डिफाइन किया गया है, जो है वर्क इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको प्रैक्टिकली W = Fs cos A लिखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। लेकिन जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो रिजल्ट आता है यानी कि वर्क, वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, राइट? बिल्कुल, एग्जैक्टली।
इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है और इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। अब क्योंकि दीवार वाले केस में डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिक्टली जीरो था, इसीलिए मैथमेटिकली वर्क कंप्लीटली जीरो हो गया। लेकिन इस इक्वेशन में वो जो कॉस है ना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो पूरी कहानी बदल देता है। अगर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 होता है। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। हाँ, तो काम पूरा 100% काउंट होता है। पर डॉक्यूमेंट एक अजीब सिनारियो पॉइंट आउट करता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज पर हों। जैसे कोई डेटा सेंटर में एक भारी सर्वर रैक उठाकर वर्टिकली खड़ा है और हॉरिजॉन्टली चल रहा है। राइट, वहां ग्रेविटी उस रैक को नीचे खींचना चाहती है, पर डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है ना? तो एंगल 90 डिग्रीज बन गया और कॉस 90 0 होता है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसका वर्क थियोरेटिकली बिल्कुल 0 हो गया। ये सच में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। अब अगर कोई वर्क कर रहा है तो किसी ऐसी चीज की जरूरत होगी जो उस काम को ड्राइव करे, और यहां से हम आते हैं एनर्जी पर। एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी टू डू वर्क है, जो कि अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट वही जूल है। बिल्कुल। लेकिन यहां नेचर का सबसे बड़ा लॉ आता है, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। ये एक तरह से यूनिवर्स का अल्टीमेट ट्रूथ है। और जब हम इसको फिजिकल मूवमेंट में देखते हैं तो इसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसके दो मेन हिस्से होते हैं। पहला पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई। ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्ट्रक्चर की वजह से होती है। फॉर्मूला है mgh, मतलब मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। जैसे एक पत्थर को पहाड़ की चोटी पर रख दें तो उसमें मैसिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सही कहा। दूसरा हिस्सा है काइनेटिक एनर्जी यानी ke। ये मोशन की वजह से आती है और इसका फॉर्मूला है ½mv²। अच्छा, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चैलेंज आ रहा है। अगर एक मैसिव हेवी ट्रक और एक बिल्कुल लाइट वेट कार, दोनों की काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली इक्वल हो, तो क्या उस हेवी ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा? मैकेनिक्स के इन बेसिक्स के बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया और भी क्लियर हो जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में कुछ लिस्ट्स दी हैं, जैसे एक डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है और इलेक्ट्रिक मोटर इसका ठीक उल्टा करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। हाँ, और जिस माइक्रोफोन में हम अभी बात कर रहे हैं वो हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसलेट कर रहा है। बल्ब उसको वापस लाइट और हीट में कन्वर्ट कर देता है। बैटरी केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाती है और सोलर सेल डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन ये सब कितनी तेजी से हो रहा है? इसके लिए पावर का यूज होता है। पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। इसकी SI यूनिट होती है वॉट, यानी जूल पर सेकंड। और इसका एक क्लासिक एप्लीकेशन हॉर्स पावर है, स्पेशली व्हीकल्स में। 1 HP एग्जैक्टली 746 वॉट होता है। और हमारे घर के बिजली बिल्स इसी रेट को कमर्शियल यूनिट में मापते हैं, है ना? हाँ, जिसे हम किलो वॉट आवर या किलो WH कहते हैं। एक नॉर्मल वॉट आवर में 3600 जूल होते हैं, लेकिन 1 किलो WH में 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी होती है। माय गॉड, मिलियंस ऑफ जूल्स। तभी एसी चलाने पर बिल इतना ज्यादा आता है। वेल, हाँ, हमने ऑब्जेक्ट्स और उनकी एनर्जी का हिसाब समझ लिया, लेकिन अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर चलते हैं। प्लैनेट्स और अर्थ को एक ऑर्डर में होल्ड कौन करता है? यहां एंट्री होती है ग्रेविटेशन की। ये बॉडीज के बीच एक यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। न्यूटन का लॉ है F = G m1 m2 / r²। लेकिन ये अजीब बात है ना कि न्यूटन ने फॉर्मूला तो दे दिया, पर जो यूनिवर्सल कांस्टेंट G है उसकी वैल्यू, जो कि 6.67 × 10⁻11 है, वो उन्होंने नहीं खोजी थी। हाँ, वो हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर की थी। एक ने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया और दूसरे ने उसमें प्रिसाइज नंबर्स डाले अपने टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से। राइट। और अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस पुल को ग्रेविटी यानी G कहते हैं। इसकी वैल्यू रफली 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। और हमारा वेट जो होता है वो असल में एक फोर्स है, फोर्स = mg। बिल्कुल, मास हमेशा सेम रहता है पर वेट बदलता रहता है क्योंकि ये G फ्लक्चुएट करता है। और ये फ्लक्चुएशन कैसे होता है? देखिए, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। पोल्स पर यह स्लाइड फ्लैट है, इसीलिए सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस अलग होता है। मैक्सिमम G पोल्स पर मिलता है और मिनिमम G इक्वेटर पर। ओह, अच्छा। और उसके अलावा हाइट पर जाने से या अर्थ के अंदर डेप्थ में जाने से भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है। अर्थ की रोटेशन से भी इस पर फर्क पड़ता है। और मून पर तो ग्रेविटी एग्जैक्टली 1/6 होती है अर्थ की।
इंटरेस्टिंग। और अगर स्पेस में थोड़ा और डीप जाए तो प्लैनेट्स के मूवमेंट को गवर्न करने के लिए केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन आते हैं। केपलर ने 3 बेसिक रूल्स एस्टैब्लिश किए थे। पहला ऑर्बिट लॉ, जो कहता है कि प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं और सन उस एलिप्स के एक फोकस पर होता है। ओके, और दूसरा लॉ क्या है? दूसरा एरिया लॉ है। प्लैनेट और सन को कनेक्ट करने वाली लाइन इक्वल टाइम्स में इक्वल एरिया स्वीप पड़ती है। इसका मतलब जब प्लैनेट सन के करीब आता है तो वो ज्यादा तेजी से मूव करता है। ये तो वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला केस हुआ ना, जैसे एक आइस स्केटर अपने हाथ करीब लाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है। और तीसरा रूल है पीरियड लॉ। ये बताता है कि किसी प्लैनेट के रेवोल्यूशन पीरियड का स्क्वायर उसके सन से मीन डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही है। अब इस मैक्रो लेवल से निकलकर हम मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स की दुनिया में चलते हैं पन्ना नंबर 10 से। फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स और गैसेस। यहाँ प्रेशर का डेफिनेशन आती है फोर्स पर यूनिट एरिया P = F/A, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट पास्कल होती है। लेकिन इसमें एक लॉ है जो मुझे मैजिक लगता है, पास्कल्स लॉ। वो स्टेट करता है कि एक इंक्लोज्ड फ्लूइड पर किसी एक पॉइंट पर प्रेशर लगाओ तो वो फ्लूइड उस प्रेशर को हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हाँ, और इसी पर हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स बेस्ड हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक्स। वही ना, जैसे मैं ब्रेक पेडल पर एक छोटा सा फोर्स लगाती हूँ, वहां एरिया कम है तो प्रेशर जनरेट होता है और फ्लूइड उस फोर्स को मैजिकली मल्टीप्लाई करके बड़े एरिया वाले सिलेंडर पे उतार देता है और एक स्पीडिंग कार रुक जाती है। बिल्कुल, ये फोर्स मल्टीप्लिकेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। और फ्लूइड्स में दबाव ही नहीं, एक उठान भी होती है जिसे फ्लोटेशन और बॉयंसी कहते हैं। राइट। जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो अपवर्ड पुश मिलता है, बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट। ये फोर्स डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है और ये डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट फेमस मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने दिया था, जिसका रूल है कि लिक्विड में वेट का लॉस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। और एक फ्लोटेशन रूल भी है कि एक बॉडी तभी तैरती है जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल या उससे कम हो। सही कहा। और इसमें एक कंडीशन होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। सिर्फ वेट बैलेंस होना ही काफी नहीं है। बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों वर्टिकली अलाइन होने चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन में है ना, वरना सबमरीन सीधी तैरने की जगह पलट जाएगी। एग्जैक्टली। और जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला D = मास बाय वॉल्यूम होता है और SI यूनिट kg/m³ है। पर सबका एक कॉमन स्टैंडर्ड निकालने के लिए रिलेटिव डेंसिटी यूज होती है ना? हाँ, किसी मटेरियल की डेंसिटी को प्योर वाटर के 4 डिग्रीज पर डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। इसे मापने के लिए हाइड्रोमीटर यूज होता है। और इसी सेम प्रिंसिपल पर लैक्टोमीटर चलता है जो मिल्क की प्योरिटी चेक करता है। वैसे डेली लाइफ का एक बहुत अच्छा फैक्ट है इस डॉक्यूमेंट में कि सी वाटर की डेंसिटी प्योर वाटर से ज्यादा होती है सॉल्ट्स की वजह से। इसीलिए सी वाटर का अपवर्ड बॉइंट फोर्स ज्यादा होता है और उसमें तैरना फिजिकली आसान हो जाता है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। अब इसके बाद हम सोर्स डॉक्यूमेंट के फाइनल और सबसे एब्स्ट्रैक्ट हिस्से पर आते हैं, द इनविजिबल ट्रैवलर्स, यानी वेव्स और साउंड। यस, पेज 14 पर आते हैं। अभी तक मैटर फिजिकल बिहेव कर रहा था, पर अब एनर्जी ट्रैवल करती है और मैटर वही का वही रहता है। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो बिना मैटर ट्रांसफर किए एनर्जी प्रोपगेट करती है। इसके 2 मेन पैरामीटर्स हैं, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और वेवलेंथ मतलब नियरेस्ट वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो सेम फेज में है उनके बीच का डिस्टेंस। इसका बेसिक फॉर्मूला है वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ। इसको विजुअलाइज करना हो तो किसी स्टेडियम वेव को देखिए। ओह हाँ, जहां लोग अपनी सीट पर बस खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं। कोई भी इंसान ट्रैवल नहीं कर रहा, पर एक विजुअल एनर्जी पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा लेती है। एग्जैक्टली। मैकेनिकल वेव्स वही होती हैं जिन्हें एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक है लॉन्जिट्यूडनल, जहां पार्टिकल्स वेव के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, जैसे साउंड। और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स, जहां पार्टिकल्स परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, जैसे पानी की सरफेस या स्ट्रिंग्स। वैसे इस सोर्स में एक फन फैक्ट दिया है कि मोटरबोट जो वेव्स प्रोड्यूस करती है वो इन दोनों का मिक्स होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों। सही बात है। फिर आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या EM वेव्स। इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ये फोटॉन्स की बनी होती हैं, न्यूट्रल होती हैं और इनका सबसे बड़ा फीचर है कि ये ठीक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं वैक्यूम्स में।
और इनकी वेवलेंथ रेंज बहुत मैसिव होती है, 10 टू द पावर -14 मीटर्स से लेकर 10 टू द पावर 4 मीटर्स तक। डॉक्यूमेंट ने स्पेक्ट्रम के डिस्कवरर्स की एक पूरी रैपिड फायर लिस्ट दी है। लेट मी क्विकली कवर दैट। गैमा रेज डिस्कवर की पॉल विलार्ड ने, एक्स रेज ढूंढी डब्ल्यू रॉन्जन ने, अल्ट्रावायलेट रेज रिटर ने, विजिबल रेडिएशन के फील्ड में न्यूटन थे, इंफ्रारेड डिस्कवर की हर्शल ने, और शॉर्ट रेडियो वेव्स का क्रेडिट जाता है हाइनरिच हर्ट्ज को। हाँ, ये सब बेसिकली आपस में सेम है, बस वेवलेंथ का ही सारा फर्क होता है। सही कहा। अब इन फोटॉन्स और लाइट वेव से आगे बढ़कर वापस मैकेनिक्स की रियल दुनिया में आते हैं, यानी पेज 18, साउंड वेव्स, जो कि ट्रेडिशनली लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ह्यूमंस के लिए जो ऑडिबल वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिक्टली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। लेकिन जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, वो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, है ना? बिल्कुल, इन्हें अर्थक्वेक्स जनरेट करते हैं और बड़े ओशन वेल्स कम्युनिकेट करने के लिए इन्हें यूज करती हैं। और जब रेंज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाती है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स बन जाती हैं। हम तो उन्हें बिल्कुल नहीं सुन सकते, पर डॉग्स और बैट्स यानी चमगादड़ उनका रेगुलरली यूज करते हैं। और यहाँ स्पीड का एक बड़ा सिंपल सा रूल है। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है, उसके बाद लिक्विड्स में और सबसे कम गैसेस में। राइट, पर यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल लॉ दिया गया है पेज 19 पर। जब साउंड या कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे ओपन एयर से डेंस वाटर में, तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ इंस्टेंट बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा अनचेंज रहती है। हाँ, और इन्हीं वेव्स, स्पेशली अल्ट्रासोनिक वेव्स के बहुत अमेजिंग यूजेस है लाइफ में। जैसे सी लेवल की डेप्थ मेजर करने के लिए सोनार सिग्नल्स भेजना, मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनोग्राफी, और इवन हेवी इंडस्ट्रीज में कॉम्प्लेक्स मशीनरी पार्ट्स को क्लीन करना, जहां इजीली हाथ नहीं पहुंच सकता। ओह वाओ, ये तो बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है। अब आखिरी पन्नों की तरफ आते हैं। यहाँ साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। एको यानी आवाज की गूंज सुनने के लिए सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कम से कम 17 मीटर्स का डिस्टेंस होना जरूरी है। और इसका बायोलॉजिकल रीजन ये है कि हमारे कानों की जो ईयर परसिस्टेंस है, वो बेसिकली 1/10 सेकंड की होती है। मतलब उतने टाइम तक दिमाग पुरानी आवाजों को रिटेन करता है। इसीलिए गैप चाहिए ताकि ओवरलैप ना हो। सही पकड़ा। और इसके अलावा साउंड में 2 फीचर्स होते हैं। एक है पिच, यानी आवाज कितनी तीखी या श्रिल है, ये सीधा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और दूसरा है लाउडनेस, जो बेसिकली कानों की सेंसेशन है, और ये वेव की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। इसे मापने की यूनिट्स बेल होती हैं, या उसका दूसरा हिस्सा डेसीबेल, और एक फोन यूनिट भी होती है। आज का हमारा ये डीप डाइव ऑप्टिक्स, द साइंस ऑफ लाइट पर फोकस करेगा। राइट। हमारा मिशन है इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को समझना, ये देखना कि मिरर्स और लेंसेज इसके साथ कैसे खेलते हैं, और आखिर में ह्यूमन विजन उस रॉ फिजिक्स को कैसे प्रोसेस करता है। ऑप्टिक्स को डीपली समझने के लिए सबसे पहले हमें इस आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करना होगा कि लाइट असल में क्या है। फिजिक्स के मुताबिक लाइट सिंपली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हाँ, जो ट्रेवल करती है। राइट। एग्जैक्टली। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्रोपगेट करती हैं। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो इनकी वेवलेंथ्स लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती हैं। वेट, थोड़ा रुकते हैं। ये एंगस्ट्रॉम आखिर कितना बड़ा होता है? क्योंकि नंबर सुनने में बड़े लग रहे हैं। एक एंगस्ट्रॉम 1 मीटर का 10 बिलियंथ हिस्सा होता है, यानी 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर्स। तो ये वेव्स अनइमेजिनेबल छोटी होती हैं। ओह वाओ। और सबसे खास बात यह है कि इनके प्रोपगेशन के लिए किसी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती। मतलब साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हवा या पानी चाहिए, पर लाइट वैक्यूम में भी बिल्कुल आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं। और इन वेव्स का नेचर थोड़ा स्पेसिफिक होता है ना? I mean, इसे एक ट्रांसवर्स वेव माना गया है। इसका प्रूफ हमें पोलराइजेशन के फिनोमेना से मिलता है। बिल्कुल, पोलराइजेशन इसका बेस्ट प्रूफ है। लेकिन यहीं से लाइट का आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू होता है, क्योंकि लाइट की एक डुअल पर्सनैलिटी है। मतलब ये एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और कभी-कभी एक पार्टिकल की तरह भी। I've always found this confusing. एक ही चीज वेव और सॉलिड पार्टिकल दोनों कैसे हो सकती है? तो सोचो कि जब हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं,
तो लाइट बिल्कुल एक कंटिन्यूअस नदी की वेव की तरह एक्ट करती है। राइट। लेकिन जब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जहां लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है और वहां से इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट कर देती है, तब वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल हो जाती है। एक कंटिन्यूअस वेव अचानक से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं कर सकती। तो वहां पर हमें लाइट को एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स मानना पड़ता है, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। एग्जैक्टली। मतलब लाइट एक कंटिन्यूअस नदी नहीं है, बल्कि टाइनी रैपिड डिलीवरी पैकेजेस हैं जो अपना एनर्जी पेलोड एक साथ ड्रॉप करते हैं, जिसका इक्वेशन E = hv होता है। लेकिन चाहे वो नदी हो या डिलीवरी पैकेजेस, उसकी वेलोसिटी का क्या? तो इस स्पीड को सबसे पहले 1676 AD में रोमर नाम के साइंटिस्ट ने मेजर किया था। एक वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट पर होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, जो कि इनसेन स्पीड है। बिल्कुल। और ये स्पीड किसी डेंसिटी या टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जैसे ही लाइट किसी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल में एंटर करती है, वो स्लो हो जाती है। और यहां से एक नया टर्म आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या RI। राइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला काफी सिंपल है ना, N = C/V। यहाँ C है स्पीड इन वैक्यूम, वही 3 × 10⁸, और V है उस पर्टिकुलर नए मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। हाँ, ये बेसिक रेशो है। तो ये एक तरह का कंपैरिजन है। वैक्यूम या एयर का RI 1 होगा, क्योंकि वहाँ लाइट फुल स्पीड पर है। लेकिन जब वही लाइट वाटर में जाती है तो RI 1.33 हो जाता है। उस मीडियम की डेंसिटी लाइट को स्लो कर देती है और उसकी स्पीड घटकर 2.25 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड रह जाती है। सही बताया। और जब लाइट डायमंड में एंटर करती है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा 2.42 हो जाता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि डायमंड उस रॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को पकड़कर इतना स्लो कर देता है कि उसकी स्पीड आधे से भी कम, सिर्फ 1.2 × 10⁸ रह जाती है। ओह वाओ, दैट इज अ ह्यूज ड्रॉप। है ना? और यही रीजन है कि लाइट डायमंड के अंदर इतनी ज्यादा देर तक फंसी रह जाती है, जिससे वो डेंस, स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट इफेक्ट क्रिएट होता है। ये तो बात हुई उन मटेरियल्स की जिनके आर पार लाइट गुजर सकती है। पर हमने सॉलिड वैक्यूम की बात की थी। क्या होता है जब एक लाइट फोटॉन बिना मीडियम के फुल स्पीड में आ रहा हो और किसी सॉलिड नॉन ट्रांसपेरेंट इंटरफेस से टकरा जाए? वो बाउंस बैक करेगा, जिससे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। टेक्निकली रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का किसी इंटरफेस को हिट करके अपने ओरिजिनल मीडियम में वापस लौटाना। ये दो तरीके का हो सकता है। स्मूथ और रफ वाला? हाँ, अगर सरफेस शीशे जैसा स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और इमेज बिल्कुल क्लियर बनेगी। अगर सरफेस दीवार जैसा रफ है तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जहां लाइट बिखर जाएगी। पर दोनों ही सिचुएशंस में लाइट फिजिक्स के 3 स्ट्रिक्ट लॉज फॉलो करती है। हाँ, द 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स ब्रेक देम डाउन। पहला है एंगल पैरिटी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पर लाइट टकराई, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल पर लाइट बाउंस हुई, के एग्जैक्ट बराबर होता है। इन शॉर्ट, I = R। परफेक्ट। दूसरा है कोप्लेनर अलाइनमेंट। अगर उस बाउंस को साइड से देखें तो आने वाली इंसिडेंट रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन, जिसे नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों एक ही फ्लैट 2D प्लेन पर मौजूद होते हैं। सही। और तीसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों उस नॉर्मल लाइन के ऑपोजिट साइड्स पर होती हैं। वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। बिल्कुल सही। और इस बाउंस का सबसे बेहतरीन एवरीडे एग्जांपल है एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर लाइट के उन्हीं लॉज को यूज करके एक रिफ्लेक्शन बनाता है, जिसका नेचर वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब जिसे स्क्रीन पर नहीं ला सकते। राइट। आप उस इमेज को किसी पर्दे पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, वो शीशे के अंदर देखती है। साथ ही वो इमेज बिल्कुल इरेक्ट यानी सीधी खड़ी होती है और उसका आकार यानी साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट सेम साइज का होता है। पर इसमें एक ट्विस्ट होता है, लैटरल इन्वर्जन। हाँ, लेफ्ट बिकम्स राइट। एग्जैक्टली। प्लेन मिरर में लेफ्ट साइड राइट बन जाती है और राइट साइड लेफ्ट। यही वजह है कि एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे वाली कार अपने रियर व्यू मिरर में उसे पढ़े तो वो लैटरल इन्वर्जन के कारण सीधा दिखे। सही कहा। और हाँ,
प्लेन मिरर की एक और खासियत है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। कोई शीशे से जितना दूर जाएगा, रिफ्लेक्शन भी उतना ही दूर जाएगी। इनका यूज घरों के अलावा पेरिस्कोप्स में भी किया जाता है। लेकिन अगर हम मिरर को घुमाव दे दें तो हमें मिलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, और इनका खेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स पर बहुत इंटरेस्टिंग। स्फेरिकल मिरर्स एसेंशियली किसी खोखले ग्लास फेयर को काटकर बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि इसका सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा होता है। ये पैरेलल लाइट रेज को पकड़कर एक सिंगल फोकल पॉइंट यानी एफ पर कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो चलिए एक विजुअलाइजेशन गेम खेलते हैं। हम इस कॉन्केव मिरर के सामने एक ग्लोइंग लाइट बल्ब रखते हैं और देखते हैं कि इमेज कहाँ और कैसी बनती है। इसके टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन केसेस हैं। इमेजिन कीजिए हमारा लाइट बल्ब मिरर से बहुत दूर है, एकदम इन्फिनिटी पर। कहाँ बनेगी इमेज? उस केस में मिरर उस इन्फिनिटी की रोशनी को पकड़कर ठीक अपने फोकल पॉइंट एफ पर कन्वर्ज करेगा। इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी एक बिंदु के बराबर, और इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। मतलब इसे स्क्रीन पर कैप्चर किया जा सकता है पर यह उल्टी होगी। ओके, अब उस बल्ब को थोड़ा पास लाते हैं। केस 2, बल्ब को हम बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे रखते हैं। अब इमेज मिरर से थोड़ी और दूर जाएगी, एफ और सी के बीच बनेगी। ये इमेज थोड़ी डिमिनिश्ड होगी और अभी भी रियल और इन्वर्टेड होगी। राइट। केस 3, बल्ब को खिसकाकर ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर रख दिया। जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी एग्जैक्टली सी पर ही बनती है। इस बार साइज बिल्कुल सेम साइज का होगा और नेचर वही, रियल और इन्वर्टेड। केस 4 देखते हैं। बल्ब और पास आया, अब वो सी और एफ के बीच है। इमेज अब उल्टा बियॉन्ड सी चली जाएगी और पहली बार इमेज का आकार ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इनलार्ज्ड, लेकिन अभी भी रियल और इन्वर्टेड। इंटरेस्टिंग। केस 5 में बल्ब एकदम फोकल पॉइंट एफ पर आ गया। ये पहले केस का बिल्कुल उल्टा है। अब इमेज सीधा इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड, और वही रियल और इन्वर्टेड। पर आखिरी केस 6 सबसे अलग है ना। अगर मैं उस बल्ब को एफ और मिरर के पोल के बीच यानी एकदम शीशे के चिपक कर रख दूं, यहां रूल्स बदल जाते हैं। अब मिरर लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पाता, तो इमेज मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, और काफी एनलार्ज्ड होगी। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। कहते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ उभरा होता है। हाँ, और क्योंकि ये लाइट रेज को फैला देता है, इसमें इमेज फॉर्मेशन के सिर्फ 2 ही मेन केसेस होते हैं। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज मिरर के पीछे फोकल पॉइंट पर बनेगी। ये हाईली डिमिनिश्ड होती है और हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और दूसरा केस? दूसरा केस है, अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रख दिया जाए तो इमेज मिरर के पीछे पोल और फोकल पॉइंट के बीच बनती है। ये भी हमेशा डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट ही होती है। तो एसेंशियली कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक छोटी, सीधी और वर्चुअल इमेज बनाएगा। इसी आधार पर इनके यूजेस तय होते हैं। कॉन्केव मिरर चीजों को फोकस और मैग्नीफाई करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल शेविंग मिरर्स, सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स, गाड़ियों की हेडलाइट्स को बीम बनाने और डेंटिस्ट द्वारा दांतों को बड़ा देखने में होता है। राइट, फोकस करने के लिए। जबकि कॉन्वेक्स मिरर्स का एक अलग ही यूज केस है। ये इमेज छोटी करता है, जिसका फायदा ये है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इन्हें व्हीकल्स के साइड मिरर्स, स्टोर्स या एटीएम्स के सिक्योरिटी मिरर्स और स्ट्रीट लाइट्स में एज अ रिफ्लेक्टर लगाया जाता है ताकि ज्यादा एरिया दिख सके। और इन सारे ऑब्जर्वेशंस को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है, 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ f है फोकल लेंथ, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v है इमेज डिस्टेंस। पर फॉर्मूलाज अकेले थोड़े बोरिंग लगते हैं। अगर इसको इमेजिन करें तो ये इक्वेशन बेसिकली एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। मिरर की कर्वेचर फिक्स है तो f कांस्टेंट है। अब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बढ़ता है तो उस कांस्टेंट f को मेंटेन करने के लिए इमेज डिस्टेंस v को खुद को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इसमें बस एक साइन कन्वेंशन याद रखना होता है। मिरर का पोल ओरिजिन पॉइंट होता है और लाइट हमेशा जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है
उस तरफ के डिस्टेंसेस पॉजिटिव माने जाते हैं। इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव। परफेक्ट समरी। लेकिन अभी तक हम सिर्फ लाइट के बाउंस होने यानी रिफ्लेक्शन पर फोकस कर रहे थे। क्या होगा अगर हम लाइट को बाउंस करने के बजाय किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के आर पार भेज दें? वहां एक अलग फिजिक्स शुरू होती है। क्योंकि अलग-अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, लाइट की वेलोसिटी नए मीडियम में एंटर करते ही अचानक से चेंज हो जाती है और इस स्पीड चेंज की वजह से लाइट थोड़ी बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी ट्राई करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक फास्ट कार हाईवे पर चल रही है। हाईवे को हम एयर यानी लाइटर मीडियम मान लेते हैं। अचानक हाईवे खत्म होता है और कार सीधे कच्चे मड यानी वाटर या डेंसर मीडियम में एंटर करती है। ओके। जैसे ही पहिए मड को हिट करेंगे, उनकी स्पीड अचानक ड्रॉप हो जाएगी। कार का जो पहिया पहले मड हिट करेगा वो पहले स्लो होगा और पूरी कार थोड़ी सी स्वर्व या बेंड हो जाएगी। बिल्कुल यही लाइट के साथ होता है। इसी रिफ्रैक्शन की वजह से पानी के ग्लास में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखती है, डेजर्ट में मिराजेस बनते हैं और रात में तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर की अलग-अलग लेयर्स लाइट को बेंड करती रहती हैं। बेंडिंग का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। और इस बेंडिंग के प्रोसेस के पीछे भी रूल्स हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वही कोप्लेनर अलाइनमेंट है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पर होते हैं। लेकिन दूसरा लॉ थोड़ा स्पेशल है। स्नेल्स लॉ, राइट? एग्जैक्टली, स्नेल्स लॉ। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है sin I डिवाइडेड बाय sin R इक्वल्स n, जहां n उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रूल मेजर करता है कि लाइट किसी स्पेसिफिक मीडियम में कितनी डिग्री तक बेंड होगी। वेट, अगर एंगल बढ़ने से बेंडिंग बढ़ती है, तो क्या होगा अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते ही चले जाएं? लाइट कब तक बेंड होगी? एक पॉइंट आएगा जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये डेंसर मीडियम में बनने वाला वो स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर लाइट इतनी बेंड हो जाती है कि दूसरे मीडियम में उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली 90 डिग्रीज बन जाता है। यानी लाइट दोनों मीडियम्स की बॉर्डर लाइन पर ही चलने लगती है। तो अगर मैं एंगल को इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और आगे पुश कर दूं, तो क्या होगा? लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं। एग्जैक्टली। वो लाइट उस सरफेस से बाउंस करके पूरी तरह अपने ही डेंसर मीडियम में वापस लौट आती है। इस फिनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR कहते हैं। वाओ! बेंडिंग रूल्स को इतना पुश किया कि लाइट ने बाउंस करना शुरू कर दिया। पर TIR होने के लिए दो स्ट्रिक्ट कंडीशन जरूरी हैं। पहली, लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल करनी चाहिए, जैसे पानी से हवा की तरफ। और दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तो दुनिया चला रहे हैं। हमने पहले डायमंड की चमक की बात की थी, वो TIR का ही कमाल है। लाइट डायमंड में घुसती है, पर क्रिटिकल एंगल की वजह से अंदर ही बाउंस होती रहती है। मिराजेस भी इसी वजह से बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबमरीन्स में लगे नेवल प्रिज्म पेरिस्कोप्स भी TIR यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के बिना क्लियर इमेज के लिए। लेट्स जूम आउट इवन फर्दर। आज हम जो इंटरनेट या हाई स्पीड ग्लोबल कनेक्टिविटी यूज कर पाते हैं, जहां डेटा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए समुद्रों के नीचे ट्रैवल करता है, वो भी लिटरली इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। सही में? हाँ, डेटा को लाइट पल्सेस में बदला जाता है और वो लाइट उस पतले से ग्लास केबल के अंदर TIR की वजह से लगातार बाउंस करती हुई बिना किसी एनर्जी लॉस के लाइट स्पीड पर हजारों किलोमीटर्स का सफर तय कर लेती है। इनक्रेडिबल। फिजिक्स के बेसिक लॉज ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क चला रहे हैं। अब सोचिए, अगर हम इसी रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट को इंटेंशनली अपने फायदे के लिए यूज करें, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को स्पेसिफिक कर्व्स देकर हम लाइट को अपनी मर्जी से स्कल्प कर सकते हैं, और यहीं से आविष्कार होता है लेंसेज का। लेकिन ध्यान दीजिए, लेंसेज की दुनिया में टर्मिनोलॉजी थोड़ी फ्लिप हो जाती है। मिरर्स में कॉन्केव कन्वर्जिंग था, पर लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। सही पकड़ा। कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। जब पैरेलल रोशनी इससे गुजरती है तो ये उसको मोड़कर एक साथ एक पॉइंट पर फोकस करता है। इसे हम रियल फोकल पॉइंट कहते हैं। और कॉन्केव लेंस? जबकि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है। ये बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। जब लाइट इसमें एंटर करती है तो ये उसे बाहर की तरफ फैला देता है
और वो लाइट रेज ऐसी लगती हैं जैसे किसी एक वर्चुअल फोकल पॉइंट से पीछे से आ रहे हों। तो चलिए अपना बल्ब वाला गेम यहाँ भी खेलते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। अगर लाइट बल्ब इन्फिनिटी पर है तो इमेज ठीक लेंस के उस तरफ फोकल पॉइंट पर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। और अगर पास आए तो अगर बल्ब ठीक 2f यानी सेंटर पर आ गया तो इमेज भी दूसरी साइड 2f पर बनेगी, बिल्कुल सेम साइज की। एग्जैक्टली जस्ट लाइक द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट। फिर अगर बल्ब को f और 2f के बीच रखें तो इमेज उस तरफ बियॉन्ड 2f चली जाएगी, अब बड़ी होकर, एनलार्ज्ड। अगर बल्ब फोकल पॉइंट पर रख दें तो इमेज उधर इन्फिनिटी पर भाग जाएगी, हाईली एनलार्ज्ड। और वो आखिरी एक्सेप्शन वाला केस। हाँ, आखिरी ट्विस्ट। अगर बल्ब ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच आ जाए तब इमेज उस तरफ नहीं बनेगी बल्कि उसी साइड बनेगी जहां हमारा बल्ब है, और ये इमेज एनलार्ज्ड, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। दूसरी तरफ कॉन्केव लेंसेज का इमेज फॉर्मेशन बहुत सिंपल होता है। इसमें बस 2 केसेस होते हैं, ठीक कॉन्वेक्स मिरर की तरह। चाहे आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखो या ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखो, ये हमेशा लाइट को डाइवर्ज करेगा। इसलिए इमेज हमेशा उसी साइड बनेगी, बिल्कुल वर्चुअल और इरेक्ट और साइज में बहुत डिमिनिश्ड। इन्हीं बेंडिंग प्रॉपर्टीज की वजह से इनका यूज होता है। कॉन्वेक्स लेंसेज चीजों को बड़ा करते हैं, इसलिए वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कैमरास, माइक्रोस्कोप्स और दूर की चीजें ना देख पाने वाले चश्मों में लगते हैं, जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं। और कॉन्केव वाले? कॉन्केव लेंसेज रोशनी फैलाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नियर साइटेडनेस वाले चश्मों, दरवाजों के पीप होल्स और लेजर्स की बीम को बढ़ाने में होता है। और अगर इनकी मैथ्स को देखें तो लेंस फॉर्मूला आता है 1/f = 1/v - 1/u। ध्यान रखना, मिरर्स में प्लस था, यहाँ माइनस है। इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी और कॉन्केव के लिए नेगेटिव। और इसी इक्वेशन से निकलता है एक बहुत जरूरी मेट्रिक, पावर ऑफ अ लेंस, जिसे P से डिनोट करते हैं। किसी लेंस की पावर उसकी रोशनी को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की स्ट्रिक्ट ताकत को मेजर करती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत डायरेक्ट है, P = 1/f। बस शर्त यह है कि फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए। और इसकी यूनिट डायोप्ट्रे होती है ना? हाँ, SI यूनिट डायोप्टर होती है, जिसे D लिखते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज की पावर पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंसेज की नेगेटिव। जब कोई आंखों के डॉक्टर के पास जाता है और वो कहते हैं नंबर +1.5 या -2.0 है, वो दरअसल इसी डायोप्टर पावर की बात कर रहे होते हैं। लेंसेज की इस ताकत और रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई एक आखिरी फिजिक्स प्रॉपर्टी है जो बहुत खूबसूरत है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सर आइजैक न्यूटन ने दिखाया था कि हमारी प्लेन वाइट लाइट असल में सारे कलर्स यानी विबग्योर का एक मिक्स है। जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजरती है तो वो अपने सारे बेस कलर्स में टूटकर बिखर जाती है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? मैं बताता हूँ। ये वाइट लाइट को बनाने वाले हर कलर का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, और जब लाइट ट्रैवल करती है तो वेवलेंथ का फर्क उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंप्लीटली बदल देता है। मतलब हर कलर अलग स्पीड से ट्रैवल करता है मटेरियल में। एग्जैक्टली हर कलर को मीडियम एक अलग रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, तो ग्लास या मीडियम का RI उसके लिए सबसे हाईएस्ट होता है, जिसके कारण वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है। और रेड कलर का? दूसरी तरफ रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, तो उस मीडियम का RI उसके लिए लोएस्ट हो जाता है और रेड कलर उसमें से सबसे कम बेंड होता है। अब समझ आया। हर रंग का स्पीड लिमिट या बेंडिंग रूल अलग होता है, इसलिए वो सब अलग अलग एंगल्स पर डाइवर्ज हो जाते हैं और स्पेक्ट्रम बन जाता है। यही मैकेनिज्म नेचर में रेनबोज बनाता है, जब सूरज की रोशनी पानी की ड्रॉप से गुजरकर डिस्पर्स होती है। साइंस लैब में ग्लास प्रिज्म्स यही करते हैं। यहाँ तक कि पुरानी CD या DVD पर जो इंद्रधनुष जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता था, वो भी इस डिस्पर्जन का ही साइड इफेक्ट है। लेकिन सोचिए, हमने इतनी सारी फिजिक्स डिस्कस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फोटॉन्स, TIR, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारा डेटा पूरे यूनिवर्स में ऐसे ही घूम रहा है। अगर कोई इस रोशनी को पकड़ने वाला रिसीवर ही ना हो तो ये सारी फिजिक्स बेकार है, यूनिवर्स लिटरली अंधा होगा। That is why we must talk about the ultimate biological instrument, the human eye.
बायोलॉजी और फिजिक्स का इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन कोई और नहीं हो सकता। द ह्यूमन आई बेसिकली एक हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिक कैमरा है। अगर इसकी एनाटॉमी समझें तो सबसे आगे आती है कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट कर्व्ड बाहरी लेयर है। ज्यादातर रोशनी आंख में घुसते वक्त यहीं इनिशियल रिफ्रैक्शन के जरिए बेंड होती है। राइट, उसके ठीक पीछे आता है प्यूपिल, है ना? हाँ, ये एक ऑर्गेनिक होल या एपर्चर है जो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होकर कंट्रोल करता है कि आंख के अंदर एग्जैक्टली कितनी रोशनी एंटर करनी चाहिए। फिर आता है लेंस, जो आंख के अंदर का नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। एग्जैक्टली। ये क्रिस्टल क्लियर प्रोटीन से बना होता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी एडजस्टेबिलिटी है। ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है ताकि लाइट परफेक्ट जगह पर कन्वर्ज हो। और वो परफेक्ट जगह है रेटिना। बिल्कुल, ये आंख के पिछली वॉर पर मौजूद एक प्रोजेक्शन स्क्रीन है जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स भरे होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, और लास्ट में होती है ऑप्टिक नर्व, एक थिक ऑर्गेनिक केबल जो रेटिना से उन सिग्नल्स को ले जाकर सीधे हमारे दिमाग में भेजती है। लेकिन जैसा कि हर बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, टाइम या जेनेटिक्स के साथ इस ऑप्टिकल मैथ में एरर्स आने लगते हैं, जिन्हें हम विजन डिफेक्ट्स कहते हैं। पहला कॉमन डिफेक्ट है मायोपिया, यानी नियर साइटेडनेस। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंसान को पास का सब साफ दिखता है पर दूर का धुंधला हो जाता है। राइट, दूर का फोकस नहीं होता। फिजिक्स लेवल पर देखें तो आपके आंख का लेंस लाइट को थोड़ा जल्दी कन्वर्ज कर रहा है। रिजल्ट, जो इमेज प्रॉपर्ली स्क्रीन यानी रेटिना पर बननी चाहिए थी वो उसके थोड़ा आगे ही बन जाती है। इसका रेमीडियल मैथ्स बहुत आसान है। हम एक कॉन्केव लेंस का चश्मा पहन लेते हैं। वो आने वाली रोशनी को आंख में घुसने से ठीक पहले थोड़ा सा फैला देता है ताकि फोकल पॉइंट परफेक्टली पुश होकर रेटिना पर एडजस्ट हो जाए। और दूसरा मेजर इशू है हाइपरमेट्रोपिया या फारसाइटेडनेस। ये मायोपिया का ठीक ऑपोजिट है। दूर की चीज क्लियर होती है पर पास की किताब पढ़ने में ब्लर्ड हो जाती है। इसमें लेंस वीक हो जाता है ना? हाँ, यहाँ आंख का लेंस इतना वीक हो चुका है कि वो रोशनी को जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पाता और इमेज रेटिना को क्रॉस करके उसके पीछे फॉर्म होने लगती है। इसे ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंसेज लगाते हैं। ये लाइट को आंख में आने से पहले ही थोड़ा कन्वर्ज कर देते हैं, जिससे नेचुरल लेंस को हेल्प मिलती है और फोकल पॉइंट वापस रेटिना पर सेट हो जाता है। और इनके अलावा कुछ और डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे अस्टिग्मेटिज्म। इसमें लेंस नहीं बल्कि बाहरी कॉर्निया की कर्वेचर या गोलाई थोड़ी इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से रोशनी बराबर फोकस नहीं होती और सब तरफ थोड़ा धुंधला लगता है। इसका रेमेडी सिलिंड्रिकल लेंसेज पहनना है। और प्रेस्बियोपिया भी होता है जो एज रिलेटेड है। राइट, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नेचुरल लेंस के मसल्स इलास्टिसिटी खो देते हैं। वो चीज़ों पर प्रॉपरली एडजस्ट या फोकस नहीं कर पाता। इसे एज रिलेटेड फारसाइटेडनेस भी कहते हैं और लोग इसे ठीक करने के लिए बाइफोकल्स या स्पेशली टेलर्ड रीडिंग ग्लासेस लगाते हैं, जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों होते हैं। और आखिर में एक क्रिटिकल डिजीज है कैटरैक्ट्स। इस डिफेक्ट में आंख का ओरिजिनल ट्रांसपेरेंट लेंस क्लाउड बन जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है और रोशनी ब्लॉक हो जाती है। इसका कोई मैथ बेस्ड चश्मा नहीं है। इसे स्ट्रिक्टली सर्जिकल सर्जरी से ठीक किया जाता है, जहां क्लाउड हो चुके नेचुरल लेंस को निकालकर एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक लेंस प्लांट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। आज हमारी मिशन इस डीप डाइव में इन्हीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और एसेंशियल फॉर्मूलाज को अनपैक करना है। हमारे सोर्सेज बेसिकली 3 कोर टॉपिक्स पर डिवाइडेड है: चार्ज, सर्किट्स और फील्ड्स। अगर एब्सोल्यूट बेसिक से स्टार्ट करें तो पेज 2 कहता है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मैटर की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स कॉज करती है। इसकी एसआई यूनिट आमतौर पर कूलम होती है, जिसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। और नेमिंग का क्रेडिट यहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरीज में उन्हीं ने रखा था। और बिहेवियर भी बहुत क्लियर है। लाइक सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं। पर इसका फिजिकल रीजन क्या है? I mean, ये सब शुरू कहाँ से होता है? सारा खेल फंडामेंटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। जब दो बॉडीज इंटरैक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जंप कर सकते हैं। चार्जेस फॉर्म तो हो गए, पर ये चार्जेस मूव कहाँ से करते हैं? हर मटेरियल इन्हें क्लियरली फ्लो नहीं करने देता। यहाँ आता है मटेरियल्स का डिवाइड, यानी कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स। एग्जैक्टली। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से आसानी से पास होने देते हैं।
इसका प्राइमरी रीजन ये है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े लूजली बाउंड होते हैं। वो मटेरियल में इधर-उधर फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में मेटल्स हैं, अर्थ है, और सरप्राइजिंगली हमारे नोट्स में एक बड़ा अजीब नाम है, लेमन जूस। बहुत इंटरेस्टिंग है। लेमन जूस एक एसिडिक सोल्यूशन होता है ना, उसमें मेटल्स की तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि उसमें नेचुरली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जब उसमें वोल्टेज लगती है तो ये मोबाइल आयंस चार्ज को कैरी करते हैं। ओह वाओ, दैट इज ब्रिलियंट। और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं इंसुलेटर्स, जो इस फ्लो टू लिटरली ब्लॉक करते हैं। सही बात है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। इनके पास मूव करने के लिए फ्री पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जैसे कि वुड, पेपर, ग्लास और माइका। तो जब इन कंडक्टर्स के अंदर ये चार्जेस यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स दिशा में भागना शुरू करते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसकी सिंपल डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इंटरवल। पर यहाँ ना एक बहुत आयरॉनिकल हिस्टोरिकल डिटेल है। हाँ, कन्वेंशन वाली बात कर रही हैं आप। एग्जैक्टली। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव बोला, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को फॉलो करने वाली मान ली गई, विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब मैकेनिज्म फिजिकली कुछ और कर रहा है और मैथ उसे दूसरी दिशा में ट्रीट करता है। ये फिजिक्स का एक बड़ा क्वर्क है जिसके साथ आज भी हम चलते हैं। मैकेनिज्म एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के फिजिकली फ्लो करने से सेटअप होता है। इस करंट की एसआई यूनिट एम्पेयर होती है, जिसे कैपिटल ए लिखते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ स्केल की बात करना बहुत जरूरी है। मतलब जब हम सुनते हैं कि 1 एम्पेयर करंट है, तो वो पेपर पर बहुत छोटा लगता है, पर प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि एग्जैक्ट 6.25 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो कर रहे हैं। वो सच में एक अनइमेजिनेबल फिगर है। I mean, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक रेत का दाना भी हो तो एक सेकंड में पूरा पहाड़ एक पतली वायर से निकल रहा है। तो ऐसी इनसेन स्पीड और क्वांटिटी पर रास्ता ठीक से स्मूथ कैसे हो सकता है? रास्ता बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, और इस रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बेसिकली करंट फ्लो को कंडक्टर से मिलने वाला ऑपोजिशन है, और रीजन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स लगातार कोर आयंस के साथ कोलाइड करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है, सिंबल ओमेगा है। राइट। और हमारे सोर्सेस हाईलाइट करते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ का तो चलो समझ आता है, लंबा रास्ता मतलब ज्यादा दूरी और ज्यादा टक्कर, पर ये एरिया वाला लॉजिक थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। कैसे? देखिए, अगर एरिया बढ़ा दिया यानी वायर मोटी कर दी, तो उसमें स्टेशनरी एटम्स और आयंस भी तो बढ़ जाएंगे ना, तो टकराने के चांस तो ज्यादा हो जाने चाहिए। फिर रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाता है? बहुत वैलिड पॉइंट है, पर इसको एक रियल वर्ल्ड हाईवे की तरह सोचिए। अगर हाईवे चौड़ा कर दिया जाए तो ऑब्स्टिकल ज्यादा हो सकते हैं, पर लेन्स इतनी बढ़ जाती हैं कि व्हीकल्स को मनूवर करने की स्पेस मिल जाती है। मोटी वायर एक चौड़े हाईवे जैसी है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। यहां से निकलता है इलेक्ट्रिसिटी का कोर प्रिंसिपल, यानी ओम्स लॉ। करंट I is directly proportional to potential difference V। और मैथमेटिकली ये बन जाता है V = IR, जिसमें V वोल्ट्स हैं, I एम्पियर्स हैं और R रेजिस्टेंस इन ओम्स। पर ओम्स लॉ के साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गोल्डन रूल आता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बदला तो सब कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, क्योंकि गर्मी से एटम्स और ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, जिससे फ्लो और रुक जाएगा। मेक सेंस? अब अगर रेजिस्टेंस रुकावट है तो फ्लो इजीली पास होने को क्या कहते हैं? कोई फ्लिप टर्म है इसका? बिल्कुल, उस टर्म को कंडक्टेंस कहते हैं। ये लिटरली कंडक्टर की रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है। इसका सिंबल G होता है और फॉर्मूला है G = 1/R। और मुझे पर्सनली इनकी यूनिट्स बहुत फनी लगती हैं। रेसिप्रोकल मेजर करने के लिए उन्होंने ओम को एग्जैक्टली बैकवर्ड स्पेल कर दिया। OHM बन गया मोहो, MHO। आजकल इसे सीमेंस भी कहते हैं, पर मोहो में अलग ही चार्म है। वो एक क्लासिक साइंस इनसाइड जोक बन चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं मटेरियल आइडेंटिटी पर। हमने अभी रेजिस्टेंस के फिजिकल एस्पेक्ट को समझा, पर हर मटेरियल का अपना इनहेरेंट DNA भी होता है, राइट? इसे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ρ = RA/L है और SI यूनिट ओम मीटर होती है। तो जिस फॉर क्लैरिटी, अगर मैं एक मोटी कॉपर वायर लूं और एक सुपर थिन कॉपर वायर लूं,
तो उनका रेजिस्टेंस अलग होगा पर रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। एग्जैक्टली। रेजिस्टिविटी शेप या साइज से बिल्कुल बदलती नहीं है, वो स्ट्रांगली सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लो रेजिस्टिविटी मतलब वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, जैसे सिल्वर, और हाई रेजिस्टिविटी का मतलब इंसुलेटर्स, जैसे ग्लास। और रेजिस्टेंस की तरह इस रेजिस्टिविटी का भी एक एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, कंडक्टिविटी। ये मटेरियल की इनहेरेंट एबिलिटी है करंट को अलाउ करने की। ये फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स 1/ρ बन जाता है, जिसकी यूनिट सीमेंस पर मीटर होती है। अब इन मटेरियल्स को रियलिटी में वायर कैसे करते हैं वो देखते हैं। सर्किट्स को डिजाइन करने के स्ट्रक्चरल तरीके सबसे कॉमन है रेजिस्टर्स इन सीरीज, जिसका सीधा सा रूल है कि कनेक्शंस एक सिंगल पाथ में एंड टू एंड जोड़े जाते हैं। जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है, तो हर एक रेजिस्टर के थ्रू एग्जैक्ट सेम करंट ही फ्लो करेगा। और इस कंडीशन में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बस उन्हें सिंपली ऐड करना होता है। Req इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। पर मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए पैरेलल कनेक्शन ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। यहाँ कनेक्शंस एक दूसरे के साइड बाय साइड होते हैं, मल्टीपल सेपरेट पाथ्स के अक्रॉस। यहाँ करंट तो सब पाथ्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन हर ब्रांच पर एग्जैक्ट सेम वोल्टेज अप्लाई होती है। और यहाँ मैथ्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल्स के थ्रू निकालते हैं। 1/Req इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। और हमारे सोर्सेज में इसका जो एग्जाम्पल है वो काफी रियल वर्ल्ड है। घरों की वायरिंग वाला, राइट? हाँ, अगर घर सीरीज में वायर्ड हो तो एक सिंगल आर्म सा बल्ब उड़ते ही पूरा घर डेड हो जाएगा, फेस्टिवल लाइट्स की तरह। पैरेलल सर्किट इसीलिए इतना जरूरी है। एक फ्यूज उड़ा तो बाकी लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी, क्योंकि सबको अपनी इंडिविजुअल फुल वोल्टेज मिल रही है। सही ऑब्जर्वेशन है। अब कंजम्पशन पर आते हैं। ये सारे सर्किट्स इवेंचुअली एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, जिसकी यूनिट वॉट होती है, इसके 3 फाउंडेशनल इक्वेशंस हैं हमारे नोट्स में। P इक्वल्स VI, P इक्वल्स I²R और तीसरा P इक्वल्स V²/R। अब जहां एनर्जी और हीट है वहां प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है। इसी हीट प्रिंसिपल को क्लेवरली यूज करके इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाया गया। ये सर्किट का वीक पॉइंट होता है, जो एक्सेस करंट फ्लो होने पर खुद मेल्ट होकर बाकी एक्सपेंसिव मशीनरी को बचा लेता है। और फ्यूज बनाते किस चीज से हैं, वो डिटेल बहुत जरूरी है। ये एक स्पेसिफिक अलॉय होता है, कॉपर, टिन और लेड का। प्योर फ्यूजेस कंप्लीटली टिन से बनते हैं। मेन रीजन है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बहुत ही हाई रेजिस्टेंस, ताकि वो स्पेसिफिक हीट टच होते ही तुरंत टूट जाए। पर सब एलिमेंट्स मेल्ट नहीं होते। कुछ स्पेसिफिकली हीट प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे हीटर्स, उनमें प्योरली निक्रोम वायर यूज होती है। तो ये तो डिजाइन हो गया, बट मेजरमेंट कैसे करते हैं इन फोर्सेस का? लेट्स चेक द इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे प्राइमरी टूल है एमीटर। ये स्पेसिफिकली मेजर करता है टोटल फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट को। इसीलिए इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ताकि हर एक इलेक्ट्रॉन उसके पास से गुजरे। वोल्टमीटर दूसरा टूल है। ये बेसिक मेजरिंग करता है पोटेंशियल डिफरेंस की, और क्योंकि इसे अक्रॉस द कंपोनेंट क्रॉस चेक करना होता है, तो इसे सर्किट्स में हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। तीसरा टूल थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है, गैल्वेनोमीटर। इसे एसेंशियली बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट्स को डिटेक्ट करने और उनकी दिशा को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो इस गैल्वेनोमीटर को आसानी से एक एमीटर में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, एक शंट लगाकर। शंट यानी कि एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस वाली स्पेशलाइज्ड वायर, जिसे पैरेलल में ऐड कर दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो ये था इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट पूरा फाउंडेशन। लेकिन पेज 15 पर पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, द ग्रेट क्रॉसओवर, जहां प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से मिलती है। ओह, दिस इज द बेस्ट पार्ट। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI की। बेसिकली इसकी डेफिनेशन सिंपल है, किसी वायर में बिना बैटरी के करंट जनरेट करना, सिर्फ एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को उसके आसपास हिलाने से। इस प्योर जीनियस को माइकल फैराडे ने 1831 में डिस्कवर किया था। और आज की डेट में ये मॉडर्न सोसाइटी की स्पाइन है। एप्लीकेशंस देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वो नेचुरली इसी EMI पर ऑपरेट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को क्लीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स को भी भूलना नहीं चाहिए। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC वोल्टेज को स्मूथली स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। EMI के बिना हमारे फोन्स तक चार्ज नहीं हो सकते, और एवरीडे यूसेज में इंडक्शन पुकटॉप्स,
वो कॉन्स्टेंटली ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स यूज करके स्पेसिफिक मेटालिक बर्तन के अंदर करंट बनाते हैं और एग्जैक्टली सिर्फ बर्तन हीट होता है, बाकी सरफेस एकदम कूल रहता है। इवन आर्ट्स एंड म्यूजिक में भी इलेक्ट्रिक गिटार्स और माइक्स अकूस्टिक साउंड वेव्स को लेती हैं, मैग्नेट्स के अराउंड डिस्टर्ब करती हैं और EMI के जरिए वो म्यूजिक डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर चेंज इन मैग्नेटिज्म एक नई इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दे सकता है, तो इसका रिवर्स लॉ तो और भी ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। दैट ब्रिंग्स अस टू मैग्नेटिज्म इन अ वायर। राइट। ये रूल सिंपल है कि जब भी कंडक्टर से थोड़ा भी करंट फ्लो होता है, वो स्ट्रेट वायर लिटरली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। उसके डायरेक्टली आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो जाता है। और वो फील्ड दिखती कैसी है? वो एग्जैक्ट कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है वायर के अराउंड, जैसे वायर के आसपास रिंग्स पहन रखी हों। वायर के बिल्कुल पास ये इनविजिबल रिंग्स इनहेरेंटली स्ट्रॉन्गर होती हैं और दूर जाने पर वीक हो जाती हैं। इनकी दिशा ढूंढने के लिए कॉम्पस या फिजिकल रूल यूज करते हैं। वही सबसे पॉपुलर रूल जिसे राइट हैंड रूल बोलते हैं। इसे मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा फन है। अगर अपने दाएं हाथ के थंब को करंट के स्ट्रेट फ्लो की डायरेक्शन में रखें, तो नेचुरली आपकी कर्ल्ड फिंगर्स उस कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पॉइंट करेंगी। स्ट्रेट वायर्स का मैप बनाना इससे एकदम क्लियर हो जाता है। लेकिन कहानी एक हाथ पर खत्म नहीं होती। यहाँ पेज 19 पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की एंट्री होती है और इसका मोटिव बिल्कुल अलग है। ये पुश या पुल निकालने के काम आता है। मतलब फिजिकल फोर्स को इवैल्यूएट करने के लिए ना? हाँ, सोचिए कि एक कंडक्टर पहले से करंट कैरी कर रहा है। अब उसको उठाकर एक और मैसिव मैग्नेटिक फील्ड के आगे रख दिया। अब फील्ड्स नेचुरली आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और प्रैक्टिकली क्लैश करेंगी। इस क्लैश से उस वायर पर जो डायरेक्टली फिजिकल फोर्स लगेगी, उसकी दिशा निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगता है, जिसका दी एब्सोल्यूट बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोटर्स। मोटर्स नेचुरली इसी ओवरलैपिंग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रॉपर्टी से वो स्पिनिंग रोटेशनल फोर्स पैदा करते हैं और लाउडली बजने वाले स्पीकर्स भी एग्जैक्टली इन्हीं प्रिंसिपल्स पर एयर को पुश करते हैं आवाज निकालने के लिए। तो करंट कैरिंग वायर्स को अपग्रेड करने का नेक्स्ट फिजिकल स्टेप क्या होगा? हम एक सीधी वायर की पावर जानते हैं। अगर हम कंप्लीटली उस वायर की टोपोलॉजी ही चेंज कर दें, उसे घुमाकर एक कॉम्पैक्ट टाइट कॉइल बना दें, तो वो बन जाता है एक सोलेनॉइड। और इस सिंपल ज्योमेट्री चेंज से पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है। एक सोलेनॉइड के फिजिकली अंदर मैग्नेटिक फील्ड एकदम पैरेलल और स्ट्रेट लाइन में होती है, एक्सट्रीम लेवल पर यूनिफॉर्म और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। और बाहर का फील्ड एग्जैक्टली वैसे लूप्स फॉर्म करता है जैसे अर्थ के पोल्स या एक टिपिकल बार मैग्नेट फॉर्म करता है। मतलब वायर सिंपली शेप बदलकर बार मैग्नेट बन चुकी है। अब अगर इसी कॉम्पैक्ट सोलेनॉइड के एग्जैक्टली सेंटर में किसी सॉफ्ट आयन कोर को डाल दिया जाए, वो सडनली और एक्सपोनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है और फॉर्मली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। वो लिटरल मैसिव क्रेन्स और जंकयार्ड हैवी लिफ्टर्स इन्हीं पर स्मूथली रन करते हैं। इस सफर का एब्सोल्यूट एंड पॉइंट क्लियर परमानेंट मैग्नेट्स पर आके रुकता है। एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन में मैग्नेट्स ऐसी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक्सटर्नली फील्ड्स प्रोड्यूस करती हैं और स्पेसिफिकली सर्टेन मेटल्स जैसे कि आयरन को कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। उनका फिजिकल ट्रेट है कि दो प्रैक्टिकली डिस्टिंक्ट पोल्स नॉर्थ और साउथ हमेशा होते हैं। I mean, हमने एसेंशली आज क्या किया है? हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन नाम के एक माइक्रो पार्टिकल से स्टार्ट हुए थे जो बेयरली बाउंड था। उसके फ्लो और बम्पीनेस से रेजिस्टेंस क्रॉस की, फिर उसे यूज करके मैसिव मैग्नेटिक क्रेन्स लिफ्ट करने के मैकेनिज्म तक पहुंचे हैं।